आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं। मुगल हुकूमत के अंतिम बादशाह थे बहादुर शाह जफर। क्रांति के लिए नायक की जरूरत होती है, मगर 1857 की क्रांति का नायक कौन बनता? भारत में कोई ताकत ऐसी न थी जो अंग्रेजों का सामना कर पाती। ऐसे में क्रांतिकारियों की निगाहें दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह जफर पर जा टिकी और उन्हें क्रांति का नायक बना दिया गया। बादशाह के नेतृत्व में 4 महीने तक जंग आजादी के मतवालों ने अंग्रेजी फौज का मुकाबला किया। हर कदम पर खूंरेज मुकाबला हुआ। जब अंग्रेजी फौजें लाल किले की तरफ बढ़ने लगीं, तो बहादुर शाह जफर को लाल किला छोड़कर हुमायूं के मकबरे में पनाह लेनी पड़ी, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सिर्फ युद्ध में शिकस्त की बात होती तो और बात थी। अंग्रेजों ने बर्बरता की सभी सीमाओं को पार करते हुए उनके 4 शहजादों को कत्ल कर दिया और उनके सिर बादशाह के सामने भिजवा दिए। बादशाह ने अपना जज्ब नहीं खोया। शहजादों की लाशें शहर कोतवाली के सामने लटका दी गईं और उनके कटे हुए सिर जेल खाने के सामने खूनी दरवाजे पर। जफर, जो एक शायर भी थे, सिर्फ इतना ही कह सके, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। बादशाह को कैद करके बर्मा भेज दिया गया। बादशाह से कहा गया था कि यदि वे अंग्रेजी हुकूमत से दया की याचना करें तो उनकी सजा माफ हो जाएगी, मगर बादशाह ने ऐसा अपमानित और गैर शाही कदम उठाने से इनकार कर दिया। रंगून के जेल खाने में भारतवर्ष के अंतिम मुगल बादशाह ने 7 नवंबर 1862 को प्राण त्याग दिए। क्या बात है काका, आज बड़ी फुर्सत में बैठे हो? अरे फुर्सत निकाली है, सारे जरूरी काम निपटा कर ही बैठा हूँ। वो क्यों? अरे मेरे कुछ खास लोग आने वाले हैं, उन्हीं की राह देख रहा हूँ। शायर, लेखक लोग हैं। पिछली दफे उन्होंने बहादुर शाह जफर के बारे में बताया था, पर जिक्र अधूरा रह गया था। अच्छा, तो आज आप अधूरी बात पूरी करना चाहते हो? हाँ, लो वो आ गए। चल चल तू अंदर काम दे काम। क्या हाल है काका? इंतजार जफर में बंदा काफिर बना घूमता है, न इधर कुछ सूझता है न उधर कुछ सूझता है। भाई वाह, आप तो पूरी तरह जफर के ही रंग में रंगे। हाँ, और जो बाकी है वो आज पूरा हो जाएगा। भला हो आप लोगों का जो आप लोग आ गए। भाई कैसे नहीं आते, जफर से जफा तो हम भी नहीं कर सकते थे। बस जल्दी से स्पेशल चाय पिला दो तो मुकेश भाई पिछली बात को आगे बढ़ाएं। हाँ, अभी मंगाता हूँ। छोटू, ओ बेटा छोटू, चाय लगाया है स्पेशल। हाँ बढ़िया। भाई पिछली दफा बात बहादुर शाह जफर पर मुकदमे की खबर तक तो पहुंची गई थी। हाँ मुकेश, बिल्कुल। तो क्या मुकदमा चला बादशाह पर? अब अपने ही दीवाने खास के बाहर एक कैदी की तरह इंतजार करने को मजबूर था हिंदुस्तान का बादशाह। 82 बरस की उम्र में भी एक नूर से जगमगाने वाला चेहरा बुझा बुझा सा था उसको। खामोश तो वो अक्सर रहते थे, क्योंकि खामोशी की उस दीवार के पीछे शेर व शायरी की महफिल सजी होती थी। लेकिन उस रोज एक अजीब सी बेचैनी थी उनकी खामोशी में। दिलो दिमाग में शायरी नहीं, बल्कि वो सवाल, वो तोहमतें गूंज रही थी जो शायद उन पर लगने वाली थी। घंटे 1.5 घंटे की उस जद्दोजहद के बीच आखिरकार जब घड़ी ने 12:30 बजे का घंटा बजाया, अबू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह जफर हाजिर हो। चलिए हुजूर। उधर बैठो तीनों।
अपने ही दीवाने खास में जफर एक ऐसी जगह बिठाए गए जो हिंदुस्तान के बादशाह की शान के खिलाफ थे, लेकिन अफसोस कि कुछ नहीं कर सके। उनका सबसे वफादार नौकर उनके पीछे खड़ा था और उनकी बुढ़ापे की संतान जवां बख्त उनके बाएं तरफ, और वो खुद फर्श पर तकियों के ढेर के सहारे बैठे थे। शुरू में तो ऐसा लगा कि जैसे वो बेचैनी के समंदर में गोते लगा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ी तो एक सिफर सा छा गया उनके दिमाग, और उस सिफर से घिरे हुए जफर बस आंखें बंद किए हुए सुनते रहे कि अपने ही मुल्क में, अपने ही घर में क्या क्या तोहमतें लगाई जा रही हैं। डोंट वरी मिस्टर जफर, कोई सजा सुनाने का पहले तुमको हम तुम्हारा गुनाहों का लिस्ट सुनवाएगा। रीडर, प्लीज रीड द लेटर। ब्रिटिश सरकार के पेंशन भोगी होते हुए भी बहादुर शाह जफर ने तोपों की रेजिमेंट के सूबेदार मोहम्मद बख्त खान की सेना के अफसरों और सिपाहियों को ईस्ट इंडिया कंपनी की जानकारी के बिना राज्य के खिलाफ विद्रोह और बगावत करने में 10 मई 1857 से अक्टूबर 1857 के बीच दिल्ली में रहते हुए मदद की और उकसाया भी। हुजूर, ये अब्बा हुजूर, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अब तो बताइए कि ये सब गलत है। कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये वक्त सिर्फ सुनने का है, बोलने का नहीं। साइलेंस प्लीज। दूसरा जुर्म बताया जाए। आपने दिल्ली में ही 10 मई 1857 से अक्टूबर 1857 के बीच हिंदुस्तान के उत्तरी पश्चिमी राज्यों, दिल्ली के रहवासियों और खुद अपने ही पुत्र मिर्जा मुगल, जो कि ब्रिटिश सरकार का गुनहगार था, इन सभी को सरकार के खिलाफ विद्रोह और युद्ध करने के लिए उकसाया। अरे खुदा से डरो, गलती कर रहे हो तुम लोग। तुम हिंदुस्तान के बादशाह से गुस्ताखी कर रहे हो। Shut up, you bloody servant. Yes, mister. You carry on. ब्रिटिश सरकार की तमाम बंदिशों के बावजूद बहादुर शाह जफर ने 11 मई 1857 को दिल्ली में एक देशद्रोही की तरह अपने को सत्ता संपन्न हिंदुस्तान का सत्तारूढ़ शासक घोषित कर दिया। इसके अलावा सोच समझकर अपने बेटे मोहम्मद बख्त खान और दूसरे वतन परस्त बगावत करने वालों के साथ मिलकर राज्य के खिलाफ सेना इकट्ठी कर जंग की घोषणा की। बाप रे, इतनी सारी तोहमतें लगाई उन पर। अरे अभी तो सबसे बड़ी तोहमत बाकी थी, कत्ल तक का इल्जाम लगाया गया उन पर। और अब गुनाह अजीम, जिसे अंग्रेजी सरकार कभी माफ नहीं कर सकती। 16 मई 1857 के दिन दिल्ली के किले के भीतर बहादुर शाह जफर ने उन 50 लोगों को कत्ल किया है। इसके अलावा एक और संगीन जुर्म 10 मई 1857 से 1 अक्टूबर 1857 के बीच बहादुर शाह ने सिपाहियों और तमाम छोटी छोटी रियासतों के हिंदुस्तानी शासकों को ईसाई और यूरोपीय लोगों का कत्ल करने की छूट दी। इसी छूट के चलते ही कई यूरोपीय औरतों और बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया। राम राम राम, इतने संगीन जुर्मों का गुनहगार बनाया गया बादशाह को, और उन्होंने कुछ नहीं किया। करते भी क्या काका, मालूम था उन्हें कि उनकी नहीं सुनी जाएगी। पूरे 21 दिनों तक चली इस न्यायिक जांच के दौरान अपने ही महल में गुनहगारों की तरह रहे। 27 जून से 9 मार्च 1858 तक रोज झूठे और बेबुनियाद आरोप उनके सर मढ़े गए, और उन आरोपों की बिना पर बादशाह को 16वें अधिनियम के तहत गुनहगार ठहरा दिया गया। बतौर सजा उन्हें बेगम जीनत महल और बेटे जवान बख्त के साथ रंगून भेज दिया गया। लेकिन अंग्रेजी सरकार ने ये सब किया क्यों? क्या लगाए गए सभी आरोप वाकई गलत थे? अब भाई, अगर अपने मुल्क को अपना कहना गलत है तो वो गलत है।
असल में इस गलत जांच और बादशाह पर लगाए गए विश्वासघात और देशद्रोह के गलत आरोपों से कंपनी सरकार ये बात साबित करने में सफल हो सकी कि हिंदुस्तान पर अब भी किसी बादशाह का नहीं बल्कि कंपनी सरकार का ही अधिकार कायम है। मतलब ये सब इसीलिए किया गया ताकि एक तो बादशाह जफर के बढ़ते असर को रोका जा सके और दूसरा ये कि उनका ये हश्र देखकर फिर कोई क्रांति की चिंगारी ना जला सके। हाँ, इसलिए जल्द से जल्द उन्हें और उनके परिवार को बतौर सजा रंगून भेज दिया गया। हिंदुस्तान का बादशाह और उसके अपने शाही लाल किले से एक सादे कमरे में आ गए। कुछ उम्र का असर था और कुछ हालात का, जो बादशाह की तबीयत बिगड़ती ही चली जा रही थी और ऐसे में उनकी कलम से जैसे मायूसी का झरना ही फूट पड़ा। बादशाह सलामत। आओ आओ जीनत। अब तबीयत कैसी है आपकी? हाँ, सच कहें तो कितना सुकून है इस जिंदगी में। ना आवाम की फिक्र, ना मातहतों की और ना कोई मसरूफियत। गोया कि हर जिम्मेदारी से छूट गए हम। अब हम सो सकते हैं जी भरकर, लंबी नींद, चैन की नींद। ये क्या कह रहे हैं शहंशाह आला? शहंशाह नहीं, सरताज कहो बेगम। शाही रुतबा तो दूर छूट गया। अब तो हम सिर्फ तुम्हारे मालिक हैं और अपने मन के। और अब तो ये अच्छा ही है ना कि तुम अब महलों की जीनत ना होकर सिर्फ हमारे दिल की जीनत हो। मेरे आका, लगता है कि यहां आकर ही हमने असली आजादी पाई है। वहां तो दिल्ली में हमारा वजूद महज उस कागज की तरह था जिस पर किस्मत की स्याही से जब तब जो लिख जाता वो हम करते। पर देखो ना, यहां हम अपनी खुदी को पहचान रहे हैं। क्या हुआ जो हम कैद खाने में हैं? मेरे मालिक, आप कुछ भी कह लें, मैं आपका दर्द समझती हूँ, लेकिन आपके लब की मुस्कुराहट दिल की टीस को कब तक छुपाएगी? चलो छोड़ो, जानामाज बिछा दो, इबादत का वक्त हो गया। नहीं नहीं मेरे आका, हबीब साहब तो आपको ज्यादा हिलने डुलने को ही मना कर गए थे। आपने सुबह से आराम भी तो नहीं किया। थोड़ी देर लेट जाइए, थोड़ा आराम मिल जाएगा। अरे तुम्हें तो हमारी हिम्मत बढ़ानी चाहिए और तुम हो कि... लेकिन आका... लेकिन कुछ नहीं, हम इबादत करेंगे। आप बस जानामाज बिछा दें। ये लीजिए। ओफो अब्बा हुजूर, आप हबीब साहब का कहना ना मानकर हम लोगों की परेशानियों में इजाफा ही कर रहे हैं। क्यों अब्बा हुजूर इस तरह बार बार उठते बैठते हैं? आप क्यों नहीं मानते हम सबका कहा? वक्त ने हमें दुश्मनों के हुक्म मानने पर मजबूर किया ही है। अब क्या हमें औलाद के आगे भी सर झुकाना होगा? नहीं अब्बा, आप गलत क्यों समझ रहे हैं? हम लोग तो आपकी बेहतरी के लिए कह रहे हैं, और फिर हम नहीं कहेंगे तो क्या ये दुश्मन कहेंगे? देखिए ना, पहले ही सुबह से आपको 3 बार गश आ चुके हैं। कज़ा, कब्र और मजार, किस मुल्क में नहीं है दयार।
तुम सबने मिलकर एक जिंदा लाश बना रखा है। तुम लोग शायद भूल गए हो कि हम शहंशाह हैं। हमेशा हमारे हुक्म की तामील हुई है और तुम समझते हो कि हम एक आम इंसान की तरह मौत के सामने गिड़गिड़ाएं। अब्बा हुजूर, हट जाओ हमारे सामने से। तुमने मुगल सरताज को गलत समझा है। हम शान से इस जहान में आए थे और शौकत से यहां से जाएंगे। अब्बा जान, अब्बा हुजूर। हम कहते हैं कि हट जाओ, हक उदली ना करो। हम ठीक हैं। जाओ और कमरून निसा को भेजो। एक वही है जो हमारे जज्बातों को समझ सकती है। जैसी आपकी मर्जी। अब्बा हुजूर। आओ कमरून निसा, आओ हमारे करीब बैठो बेटी। जी, आपने याद फरमाया हमें। हाँ बेटी, देखो ना, ये लोग मिलकर हमें पागल किए दे रहे हैं। तुम्हारी अम्मी कहती है हम बीमार हैं और जवां वक्त कहते हैं कि हम कमजोर हो चले। नहीं नहीं अब्बा जान, आप बिल्कुल ठीक हैं। महज कुछ थकान है। कुछ रोज आराम कर लीजिए तो सब ठीक हो जाएगा। तुम ठीक कहती हो बेटी। दरअसल थके ही हुए हैं हम। जिंदगी की तेज धूप से मुरझा से गए हैं। बेटा जरा कुछ सुर तो छेड़। शायद कुछ जान आ जाए हम में। जी, अभी लीजिए अब्बा हुजूर। ये क्या है? ये बस यूं ही दिल में बसी उदासी को कागज पर उतार दिया। अगर इजाजत हो तो इसे ही सुरों में पिरो दूं? क्यों नहीं बेटे, इरशाद। लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में। लगता किसकी बनी है आलम ना पायदार में। किसकी लाए थे 4
कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। अगर इस रात को सवेरा नसीब ना हो बेटी तो अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा और फिर सब कुछ थम सा जाएगा। नहीं अब्बा जान, जिन्हें आगे बढ़ना हो वो तो अंधेरों को चीर कर भी आगे बढ़ जाते हैं। बढ़ना तो हम भी चाहते हैं, लेकिन इस कायनात की रोशनी की तरह नहीं, बल्कि वहां जहां हमेशा रोशनी के फूल खिलते रहते हैं। कमाल। अब्बा मत रोको बेटी, मत रोको। इस दरीचे से आती हवाओं के इशारे हमें बुला रहे हैं, लहरें हमारे इस्तकबाल में नाच रही हैं। अब्बा हुजूर, आप ऐसी बातें ना करें, हमें डर लगता है। आसमान की सदा से डर काहेगा बेटी। अब्बा, अब्बा ये आपको क्या हो रहा है? हम अभी अम्मी को बुलाते हैं। ये चमन यूं ही रहेगा और उसके मुर्गवा अपनी अपनी बोलियां बोलकर सब उड़ जाएंगे। मेरे सरताज, ये मत रो, ये मत रो बेगम, हमारी मौत को और दुश्वार ना बनाओ। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या देख रहे हो बरखुरदार? जाओ जल्दी हकीम को बुलाओ, जाओ। उसे क्यों भेज दिया? ये वक्त अब इलाज का नहीं, इबादत का है। जा नमाज बिछाओ, अल्लाह से कहो कि हमारे गुनाहों को माफ करें। नहीं सरताज, सरताज। डेविस साहब, आपको तो तकलीफ नहीं दी गई थी। आपका बेटे बोला आप बहुत बीमार है, तुम लास्ट स्टेटमेंट लेने को आया। वो है कि आप हमारी आखिरी घड़ियां गिन रहे थे। बैठो मत, लाई डाउन, लेट जाओ। अब लेटने का नहीं, उठने का वक्त है। जिसे कब्र में लेटना हो उसके लिए बिस्तर बेकार है। हम जो बोला वो करो, हमारे पास फिजूल वक्त नहीं। अदब से बात करो बदकार फरंगी, कहीं गंगो जमन का पानी उबाल न खा जाए, कहीं हिमालय की छाती धधक ना पड़े, तुम्हारी नादानी कहीं तुम्हें नेस्तो नाबूद ना कर दे, पर तुम हक में ना मिल जाओ। सब्र से काम लीजिए अब्बा हुजूर। कहीं सब्र का जवाब भी सब्र से दिया जाता है। हमारी शमशीर उठाओ, हमें जरा अख्तर पहनाओ, जाओ जाओ जंग की साज सजाओ। आज हिंदुस्तान के बादशाह का दिल भटका है, उसका धुआं अंग्रेजी मुस्तकबिल पर कयामत के बादलों की तरह छा जाएगा। जाओ रियाया से कहो हमारी कि वो तलवार उठाए, घोड़े बढ़ाए और अब्बा, अब्बा बस कीजिए, आपकी हालत ठीक नहीं है। तुम घबरा गए बेटे? नहीं जानते कि शम्मा बुझने से पहले फड़फड़ाती है। अब्बा आज हमें कह लेने दो बेटे। हमें आज ऐसा लग रहा है कि मादर हिंद की सदाएं हमें लगातार पुकार रही हैं। वो लाल किले के बुर्ज, जामा मस्जिद के मीनार, वो दरबार आम और दरबार खास, वो सब जैसे इस कैद की दीवारों के पीछे से बार बार झांक रहे हों और अपने अजीज बादशाह को आगोश में समेट लेने को बेकरार हों, और आने वाली इन सदाओं को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब्बा, अब्बा हुजूर। नहीं सरताज, सरताज, या इलाही, मेरे सरताज, ये कोई है? इस कम नसीब बादशाह के गुनाहों को माफ कर। अब्बा, मादर वतन की रखवाली कर।
अब्बा, रियाया को अमन चैन बख्श। इस बंदे की फरियाद सुन अल्लाह, इस बंदे की फरियाद। या अल्लाह। हिंदुस्तान के बादशाह की ऐसी बेबस मौत। न सिर्फ हिंदुस्तान का बादशाह बल्कि एक अजीम शायर, मुगलिया सल्तनत का सिरमौर और उस सब से बढ़कर एक बेहतरीन देशभक्त इंसान। हाँ, और इसी बात की तो सजा मिली उन्हें। मुल्क के आसमान पर छाए अंग्रेजी हुकूमत के बादलों ने ढक दिया वो सितारा। पर उस सितारे की चमक अब तक बरकरार है रजा भाई। मुल्क के लिए उनकी वफादारी भरे कारनामों और उनकी शायरी के चलते ये सितारा यूं ही चमकता रहेगा, जिससे हमेशा हर दम रोशन रहेगा हिंदुस्तान हमारा। अच्छा, चलते हैं काका, आप भी आओ कभी शहर की तरफ। शुक्रिया शुक्रिया, बिल्कुल रजा भाई, बिल्कुल। अरे भाई, अब आप लोग ही तो मेरे परिवार हैं शहर में, हैं? राम राम काका। राम 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 राम। अपना ध्यान रखिए रजा भाई, खुदा हाफिज। जान है तो जहान है। निर्देशन श्रुति धर्मेश, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग। भान स्वाभिमान का, देशभक्त रक्त तप्त भक्त प्राणदान का। अधीर मन अधीर तक लब्ध वेग बाण का, भय विहीन लक्ष्यहीन प्रवास है प्रयाण का। सुराज्य हो स्वराज्य हो, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का। दिल मिलाया दम्भ जो विरोध जन्म ले रहा, कुचल दिया था स्वाभिमान जिंदा फिर से हो रहा। जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा।